शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे उनकी सादगी के लिए, सरलता के लिए, सहजता के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, हमारी सरहदों को महफूज रखने की। प्लीज वेलकम भारत सरकार के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर। और आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री पर आज जब मुकदमा चलाएंगे तो जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार आरती जैरथ। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज की जज आरती जैरथ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और पारिकर जी, इससे पहले कि आप पर इल्जाम लगे, हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे मनोहर पारिकर के पॉलिटिकल करियर। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर मुंबई आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। मनोहर पारिकर गोवा में आरएसएस के एक्टिविस्ट थे। एक जमाने में बीजेपी के ताकतवर नेता प्रमोद महाजन ने मनोहर पारिकर को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। उस समय गोवा में बीजेपी का प्रभाव नहीं था। मनोहर पारिकर चुनाव हार गए, लेकिन फिर मनोहर पारिकर ने गोवा में बीजेपी को खड़ा किया। मनोहर पारिकर 3 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर बने। 2012 में मनोहर पारिकर के नेतृत्व में बीजेपी ने गोवा असेंबली में 40 में से 21 सीटें जीतकर सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर देने पर मनोहर पारिकर गोवा का मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बने। अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध मनोहर पारिकर आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर इल्जाम है कि ये दिल्ली से दूर भागते हैं। पारिकर जी, ये सही है कि आप गोवा में चीफ मिनिस्टर थे, बड़े खुश थे, वहां पर लोगों का बहुत प्यार मिलता था और दिल्ली आना नहीं चाहते थे आप? ऐसे तो दिल्ली आने का मूड नहीं था। आपकी अदालत में सच बोलना जरूरी है, लेकिन आना पड़ा क्योंकि जब प्रधानमंत्री बुलाएं, ना आना बराबर नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ लाइफ अच्छी थी, आप 2 व्हीलर स्कूटर पे घूमते थे, सड़क किनारे चाय पी लेते थे। यहाँ मुश्किल है दिल्ली में रहना ज़रा। 2 व्हीलर पे जो गाड़ी फिर घूमना है, वो ज़रूरत पड़े, ट्रैफिक जैम है तो मैं किसी के गाड़ी के पीछे बैठ के निकल जाता था। लेकिन मैं तो रिसेंट टाइम में नहीं चलाई, लेकिन रास्ते के किनारे चाय लेना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा काम पॉलिटिशियन ने करना चाहिए। सब इन्फॉर्मेशन आपको राज्य की वहाँ मिल जाती है। लेकिन अब दिल्ली में आने के बाद तो लाइफ मुश्किल हो गई। Z+ सिक्योरिटी है, अब चारों तरफ से घिरे रहते हैं। सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो चाय के दुकान पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सच होगी, इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन अभी भी बाकी जगह जब जाता हूँ तो मैं अकेला निकल जाता हूँ कई बार। लेकिन दिल्ली में आके आपकी जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है, इसको मैंने सुना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप 5 स्टार होटल में गए तो दरबार ने रोक दिया, ये कौन है? सिंपल रहने का कई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी होता है, उसका ये एक ये कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पहचानते नहीं थे और मिनिस्टर है, मैं इसके लिए मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है।
तो जो आपके साथ ऑफिसर रहेगा या पुलिस वाला रहेगा वो आपको एक्चुअली रिकॉग्निशन दे देता है। तो और ये दिल्ली में तो ज़्यादा है, तो इसकी कई जगह, मतलब ये केवल दिल्ली में नहीं, बाहर भी। शुरू में भी चीफ मिनिस्टर होने के बाद पहले बार मैं जब निकल गया था, बेंगलुरु गया था, सब प्रोटोकॉल वाले खड़े थे, मैं अपना बैग उठा के सीधा चला गया आगे, किसी के ध्यान में नहीं आया, वो ढूंढते कर रहे गए। पीछे जो कोई आया उससे पूछा तो वो लोगों ने बोला कि आप वो निकल गए आगे। तो रक्षा मंत्री को ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए? नहीं, उस समय मैं रक्षा मंत्री नहीं था, उस समय मैं चीफ मिनिस्टर बना था, नया बना था, किसी को फेस से कोई नहीं जानता था, अभी जानते हैं कई। लेकिन चीफ मिनिस्टर थे तो काम करने की ज़्यादा आज़ादी थी, यहाँ रक्षा मंत्री हैं तो हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर का इंटरफेरेंस रहता है। मेरे इसमें अभी तक अनलेस मुझे ज़रूरत हो, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कुछ भी डायरेक्शन स्पेसिफिकली किसी में भी नहीं दिया है। ये प्राइम मिनिस्टर का इंटरफेरेंस, ये मामले मैं प्रेस से ज़्यादा सुनता हूँ। इन रियलिटी एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, जो चीज़ मल्टी डिपार्टमेंट की रहती है वहाँ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कभी कभी हेल्प लेना पड़ता है। अभी समझो OROP का मामला आ गया तो उसमें एक फाइनेंस है, हम है, तो ऑटोमेटिकली PM ऑफिस या PM का मदद लेनी पड़ी, लेकिन बाकी चीज़ों में कभी इंटरफेरेंस नहीं। ये इसलिए मामला उठा कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं और जो रक्षा मंत्री हैं ये गोवा में मछली खरीद रहे हैं। हमारे गोवा में मछली लोग खाते हैं और लोगों का बिलीफ है कि मछली खाने से उनकी दिमाग जो होता है, इंटेलिजेंस, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आती है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ omega-9। I had advised Digvijay to start eating fish. He needs it. प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में थे, मैं गोवा में था और वहाँ कार्यक्रम था, मैं खरीद नहीं रहा था, वहाँ कार्यक्रम था जो फिशिंग के ऊपर मैंने चालू किया था। और केज फिशिंग इन सी वॉज एन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट गोवा में। तो वो लोग मेरे लिए राह देख रहे थे कि वो केज फिशिंग से जो फिश आया वो मेरे हाथ से उसका इनॉग्रेशन करना चाहते थे। तो आई एज अ गोवन नेचुरली आई लव फिश, सो आई पिक्ड अप वन फिश टू सी द वेट। तो वो फोटो वो आई थी, मैं खरीदने नहीं गया था। ऐसी फोटो आएगी तो मीडिया में तो छपेगी, तो क्या हो गया, उसमें कुछ तो ये नहीं है। लेकिन फिर आप नाराज किसी का मैं नाराज नहीं हुआ, मैं इतना ही कहा कि दिग्विजय सिंह को मच्छी की ज़रूरत है। दिमाग डेवलप होना है। कभी कभी आपको ये भी शिकायत रहती है कि दिल्ली के लोग आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को नहीं समझते? मेरी शिकायत लोगों से नहीं है, कभी कभी जो मीडिया के लोग सवाल करते हैं उनको कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर का ये नहीं रहता है, ये मेरी शिकायत। IIT में मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर इतना था कि हमारे इधर PJ बोलते हैं, हमारे हॉस्टल में उसको परिकर जोक्स कहते थे। सो आई हैड अ लॉट ऑफ small tidbits which would, you have to laugh, person increases his life, and I would advise them also if they want to live longer, if probably the weather here and the climate is not and the atmosphere is not polluted, you may live up to 80s, 90s. You can't say about this polluted Delhi weather. So तो इसलिए आप बार बार गोवा चले जाते हैं दिल्ली छोड़ के? मुझे लगता है एक महीने में करीबन एवरेज, ऑन एन एवरेज 4 दिन मैं गोवा में रहता हूँ। और उसका कारण है 2 चीज़ें। एक तो मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, एवरीवन स्टेज, आई एम अलोन इन द हाउस। वो जो 10 अकबर मुझे दिया है उसमें से केवल 2 रूम मुझे सफिशेंट है, बाकी रूम में कोई गेस्ट आ गए तो रहते हैं। आई स्टे देयर अलोन, दैट इज़ वन। So sometime you feel like going back to your family. Secondly, politically इसमें मेरी स्ट्रेंथ जो आती है वो लोगों से आती है। दो आई एम इलेक्टेड एज एन रिक्वायरमेंट थ्रू राज्यसभा, मैं राज्यसभा वाला आदमी नहीं हूँ नेचुरली, मैं ग्रास रूट वाला आदमी हूँ। तो गोवा में मेरी पब्लिक से स्ट्रेंथ आती है। आई थिंक फॉर एग्जाम्पल दे क्लैपिंग चार्जेस मी टू गिव योर रिप्लाई बेटर।
अब देखिए, आपकी जो रिप्लाईज हैं हमेशा मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं। आप 60 साल के हुए तो आपने रेफर किया कि जब हम होंगे 60 साल के, जब तुम होंगी 55 की। बचपन की होने के लिए मेरी जो बीबी है, आई थिंक आई लॉस्ट हर इन 2000, तो वो तो पार्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 60 का होने के बाद मैंने एक ऑलवेज ये कहा है कि पॉलिटिशियन शुड अल्टीमेटली डिसाइड अ डे दैट इट इज़ इनफ बिफोर दे स्टार्ट डिटोरेटिंग इन हेल्थ, mental condition and efficiency. I think they should say that now it is time to hand over the baton to the younger generation. ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। और ये तो कहानियाँ आ गई इसलिए क्योंकि वहाँ एक बैंक का इनॉग्रेशन मेरे घर के बाजू में हो रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि पहला भी मैंने किया था वहाँ ही, वही गांव में। तो उन्होंने कहा कि ये गांव में आप पहला कर दिए, उस समय आप चीफ मिनिस्टर थे, दूसरा कर रहे हैं, उस समय आप डिफेंस मिनिस्टर हो रहे हैं, हम तीसरा खोलेंगे, अपेक्षा करता हूँ कि आप और भी कुछ बनेंगे। मैं बोला 60 होते हैं तब लोग रिटायर होते हैं, आप मेरे सर पे और क्यों जिम्मेदारी देना चाहते हो, इतना ही कहा था। लेकिन उसमें भी किसी ने जो अपने उसके मन में था वो डाल दिया। ठीक है, मैं ये वाला अपना इल्ज़ाम वापस ले लूँगा अगर आप एक पारिकर जोक सुना दे लोगों को। जोक स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए, लेकिन आपने मुझे दिल्ली का एक सिंप्लिसिटी का बात किया, तो मैं एक आईआईटी की एक ट्रू इंसिडेंट हुआ वो मैं आपको बता दूंगा, लोगों को समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी को मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे हॉस्टल में मेरे बाजू में एक लड़का रहता था जो पूरा पीता था, सब करता था, सिगरेट, ही यूज्ड टू ड्रिंक फॉर द ब्रेकफास्ट, ऐसा पीने वाला, लाइक अ फिश ऑलमोस्ट, और सिगरेट भी पीता था। कर्मठ घरों से आता था, जो घर में कभी नॉनवेज नहीं खाया है, सिगरेट नहीं पिया है, दारू नहीं पिया है। एक दिन उनके पिताजी रूम पे आ गए, उस रूम पे आ गए तो उसका दोस्त उसके साथ बात कर रहा था, इसने ग्लास एक पेग रखा था, सिगरेट हाथ में थी, दरवाजे पे ठक ठक हो गई, सिगरेट उसने एस्ट्रे में रख दी, दरवाजा जाके खोला, सामने पिताजी। ही वॉज शॉक्ड, क्या करे। लेकिन उसका जो दोस्त था, वन हु नेवर टच सिगरेट, ही स्टिल डजंट डू दैट, नेवर ड्रैंक विस्की और एनीथिंग, छोड़ के पानी और कोल्ड ड्रिंक छोड़ के, उसने अपनी खोपड़ी यूज़ की, आईआईटी खोपड़ी यूज़ की, हाथ में ग्लास उठाया, सिगरेट हाथ में ले लिया और ही वेंट टू हिज रूम। हो गया, पिताजी ने सब बात कही, पैसे दिए, घर से कुछ खाना लाया था दिया, और जाते जाते उनको बोल रहे हैं ऐसे लोगों से संगत मत रखो। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज आईआईटी। जी बिल्कुल। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर इल्जामात और सवाल आपका एक और। People who send them here has to be taught lesson. यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाई आर वी नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, म्यांमार में तो आपने तुरंत एक्शन लिया, जाके उनके घर में घुस के मारा, आतंकवादियों का सफाया कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में इसके बाद भी लव लेटर भेज रहे हैं नवाज शरीफ को। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के झांसे में आ गए। पारिकर जी, चुनाव से पहले जब मोदी जी के भाषण सुनते थे, इंप्रेशन होता था कि पाकिस्तान ने कुछ हरकत की तो ठीक कर देंगे। आप रक्षा मंत्री बने, आपकी बातें सुनते थे, लगता था कि पाकिस्तान ने हरकत की तो घर में घुस के मारेंगे, लेकिन वो हमारे घर में घुस गए, मार दिया, आपने कुछ नहीं किया। आपको कैसा मालूम कि हम किधर घुसे किधर ना घुसे? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें पब्लिकली कह नहीं जाती, हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कहा कि जो हम लोगों पे, और मैं पाकिस्तान का मतलब कंट्री का नाम नहीं लूँगा, जो लोग हमसे दे टेक सॉर्ट ऑफ फाइट विथ अस बाय सेंडिंग टेररिस्ट, ऐसे लोगों को ये ज़रूर
अद्दल घड़ानी है, उनको दे हैव टू बी टॉट अ लेसन, आई हैव नो क्वेश्चन मार्क इन इट. लेकिन व्हेन, हाउ and at what time should be decided based on our convenience. And I assure you, on a different level, this has been already achieved to an extent. If you see the overall scenario of terrorist का जो इंसिडेंट है, अभी पंजाब में क्यों आ गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहाँ आर्मी है वहाँ आर्मी ने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया. द रेशियो ऑफ हमारी लॉस वर्सेस टेररिस्ट किलिंग हैज़ is widening. That's quite bit now. Earlier it is to be almost 1:1. वो अभी 1:4 हो गए. वो भी नहीं होना चाहिए, इससे भी नीचे आना चाहिए. तो हम लोगों ने वहाँ काफ़ी काउंटर मेजर्स चालू कर दिया और अटैक कर दिया. सो सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश हो रही है. पठानकोट एयर बेस हाई पब्लिसिटी हाई वैल्यू टारगेट हो गया. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो जवाब देना चालू कर दिया है उससे काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत समझ गए. अगर थोड़े ग्रुप्स नहीं समझे तो मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो भी समझ जाएंगे. लेकिन मैं आपको बोल के नहीं करूँगा. मुझे नहीं बताएंगे आप? ऐसे मामलों में आप बोल नहीं सकते. बोले तो सरप्राइज एलिमेंट गया, होने के बाद समझ जाएगा. नॉर्थ ईस्ट में जो लोगों ने हमारे 6 डोगरा पे अटैक किया उनको हम बता के नहीं गए किधर भी जो कुछ किया हो. ठीक है, उस समय भी राजवर्धन राठौर ने, इन लोगों ने मीडिया से बात की थी, आप तो कुछ नहीं बोले थे. मैं नहीं बोला कुछ. उन्होंने कहा कि अगर नहीं. पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे. लेकिन पठानकोट में हमारे एयरबेस के अंदर घुस गए. एनएसजी वहाँ पहले से थी, इंटेलिजेंस थी, उसके बावजूद 25 किलोमीटर का पेरीफेरी है तो अंदर घुसने नहीं चाहिए, ये बराबर है. लेकिन एडवांस इंटेलिजेंस केवल 10-12 घंटे पहले मिली है. और अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐसा भी आ रहा है कि प्रोबेबली दे वेर इन बिफोर द इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड बाय अस. एनीवे दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एजेंसी एंड थिंग्स विल बी क्लियर. अंदर भी नहीं आने चाहिए थे, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. दैट इज़ अ गैप विच आई एम सेइंग. बट सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन ये है कि हम लोगों ने उनको एक कोने में अटकाया और वहाँ ही मार दिया. इट्स नॉट ईजी. 6 people who had come with a very clear intention that they will lose their life can actually do many damaging things which we didn't allow. So that is a success part of it. लेकिन ये ऐसा नहीं रुकेगा. Why should we be defensive? People who send them here has to be taught lesson. ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, why are we defensive? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ. देखिए, म्यांमार में तो आपने तुरंत एक्शन लिया, जाके उनके घर में घुस के मारा, आतंकवादियों का सफाया कर दिया. लेकिन पाकिस्तान में इसके बाद भी लव लेटर भेज रहे हैं नवाज शरीफ को. एक तो म्यांमार में कब करेंगे, कैसा करेंगे और कहाँ करेंगे, वो जो इंसिडेंट आप कोट कर रहे हैं, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर वी डिड इट. इसके बारे में हम लोगों ने मीडिया को एडवांस ब्रीफिंग नहीं दिया था. राइट आप पोस्ट फैक्टो बोल रहे हैं जो कुछ बोल रहे हैं. सेकेंडली आपका एसम्पशन है बेस्ड ऑन वेरियस इंफॉर्मेशंस कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है. वो हम वी डोंट डाइवर्स दैट, बट वी डिड इट बिकॉज वी हैड प्रॉपर इंटेलिजेंस, प्रॉपर कैपेबिलिटी एंड द टाइम वॉज राइट. सो हम लोगों ने वो आपने किया, पूरे देश ने आपको सलाम किया. मैं अभी भी बोलता हूँ कि यहाँ भी जो लोग ये हमारे ऊपर, दैट्स व्हाई आई सेड दोज हु इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अस, वी विल डेफिनेटली इन्फ्लिक्ट पेन बैक ऑन देम बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस द पेन इज इन्फ्लिक्टेड ऑन देम. और ये मैं लव लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं आगे एक क्लॉज ऐड कर दिया कि वो जब करें, कब करें, कैसा करें, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, हमारे चॉइस से. लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि दावे से आपको ये मालूम है कि जो पठानकोट में हुआ उसमें पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान के एयरबेस पर उन्होंने रेकी की थी. मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इसके जो पुशर थे वो पाकिस्तान में थे. बाकी डिटेल अभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों में बोलते नहीं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डू एंड व्हाट हैपन्स इन द बेडरूम नो वन टेल्स द वर्ल्ड.
सो ऐसे ऑपरेशन में कभी दुनिया को नहीं बताई जाती है। जो कुछ करने वाले हम करेंगे ज़रूर। अजहर मसूद आज भी वही हैं। हाफिज सईद आज भी बॉर्डर पर आकर भारत के खिलाफ आग उगलता है। इसके बाद में नहीं हुआ है, ये आप पहले बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला कि वक्त, सिलेक्शन ऑफ टाइम विल डिपेंड ऑन क्रिएशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड our choice. That is very important. I am not going to get provoked because you asked me this question, or I am not going to get provoked because someone wants to clap supporting me. I will do it when my people are properly capable with proper everything. अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे वो तैयारी अपनी बराबर रहनी चाहिए, टाइमिंग अपना बराबर है। तैयारी होने से भी टाइमिंग अगर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप तो लेकिन जो कोई भारत के ऊपर आक्रमण करता है, भारत के ऊपर ऐसी चीज़ें करता है, मैं इसको बोलता हूँ कि अभी बहुत पेशेंस हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतना ही कहता हूँ। कैसा देंगे, कब देंगे और किसको देंगे, ये आपको समझ जाएगा कभी। पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर में उसमें आतंकवादियों के कैंप हैं, ये भी मालूम है कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये भी मालूम है कि वहाँ से उनको प्रोवोक करके भारत में भेजा जाता है हमला करने के लिए, हथियार दिए जाते हैं। बराबर है, तो ये सबको मालूम है। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, क्या हमारी फौज ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके इन कैंप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती? ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका को कम से कम मुझे लगता है 4-5 साल, मतलब तो वो कंटिन्यूस ढूंढ रहे थे, लेकिन कहाँ है इसका डाउट आने के बाद भी 1-1.5 साल लगे, 1 साल लगा ऑपरेशन प्लान करने में। और वही अमेरिका ने जब ईरान में ऑपरेशन प्लान किया था तो देयर हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द डेजर्ट एंड दे फेस्ड ह्यूमिलेशन। सो मैं इतना ही बोलता हूँ कि जो ऑपरेशन आप प्लान कर रहे हैं, वो ऑपरेशन कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान के खिलाफ या वो कैंप के खिलाफ, जो कोई ऑपरेशन आप प्लान करते हैं वो बराबर प्लानिंग होना चाहिए। इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड वो आपके समय के अनुसार और आपको जिधर चाहिए वहाँ करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन परफेक्ट रहनी चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन सबको है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलाना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रहता है। अब राहुल गांधी ने कहा कि पठानकोट की जो हैंडलिंग है वो ठीक से नहीं हुई, ज़्यादा मारना चाहिए था। पठानकोट की हैंडलिंग परफेक्ट हुई है, उसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि देरी हुई है। आर्मी पूरी कंट्रोल में थी, आर्मी एरिया थी, आर्मी के मतलब एयरफोर्स की एरिया थी, डिफेंस की एरिया थी, आर्मी पूरी कंट्रोल में थी। इनफैक्ट जो लोगों को मारे गए हैं उनको मारने में जो हथियार यूज़ किए गए, एनएसजी और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में वो लोगों को मारे गए। पहले दिन में 3 जो मारे, एक तो डीएससी जवान ने मार दिया, बाद में जो 3 मारे उनको तीनों मारने में आर्मी और एनएसजी जॉइंटली ऑपरेटिव थी। ये सब स्पेकुलेशंस है। इनका पहले का स्टोरी ले लो, आप एक 10 बरस पहले जाओ, आर्मी के कैंप पे ये ओके 42 आर्मी की फैमिली के लोगों को ये टेररिस्ट ने मार दिया था, याद है आपको? जी। कश्मीर में यहाँ भी 3000 फैमिलीज़ है, और जहाँ ये ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन एरिया से 100-150 मीटर पे रेजिडेंशियल एरिया चालू हो जाती है। यहाँ सक्सेस ऑपरेशन का है कि उनको हम लोग वहाँ जरा भी नहीं जाने दिए। दे वर वर्चुअली कॉर्नर्ड इन स्पाइट ऑफ हैवी एम्यूनेशन। अभी मैं वो भी बोल दिया कि अंदर आए ही कैसे, वो तो उसमें कुछ तो थोड़ा बहुत कम हो गया टेक्निकली, लेकिन आ गए। लेकिन हम लोगों ने उधर के उधर रुकाया और उधर के उधर उनको एलिमिनेट किया और पूरा सिनर्जी के साथ ऑपरेट किया। ये सवाल और बाकी है कि क्या पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने रेड्स किए हैं, हमने आतंकवादियों को पकड़ लिया है, हमने किसी को कोर्ट में पेश कर दिया है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या हम पाकिस्तान पर यकीन कर सकते हैं? एक्चुअल जब वो कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और जेल में डालेंगे या हमारे हवाले कर देंगे, उसी समय फाइनल कन्फर्मिटी आ सकती है। तब तक
सुनेंगे, अच्छा है, कुछ नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, वो लोग अभी एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन दैट इज़ नॉट द फुल सोल्यूशन। आपने ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन आपकी बात सुन के भरोसा होता है कि कम से कम हमारी सरहदें महफूज हैं और आतंकवादी नहीं घुस सकेंगे। मुझे एक लास्ट में ऐड करता हूँ, हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश ने दूसरों के ऊपर कभी झगड़ा नहीं किया या दूसरों के ऊपर सत्ता नहीं जमाई अपनी। श्रीलंका के रामायण में भी बात होती है, जब रावण को हराया तो उसके भाई को सत्ता दी। हमारे देश ने ऐसा ही किया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इतने ताकतवर न बने कि बाजू वाले को हम पे कुछ भी करने का फ्रीडम मिल जाए। एक ही सेंटेंस से आई विल एक्सप्लेन यू। संस्कृत मुझे नहीं आती, इसके लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन यज्ञ में जो बलि जाता है वो अज का जाता है। लायन इज नेवर सेक्रीफाइस्ड इन अ यज्ञ। बहुत सारे इल्जाम भी मेरे पास बाकी हैं। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोहर पारिकर पर इल्जाम और सवालात का एक और। From my side, I can be very clear. I consider a person a Indian patriot and an anti-national. That's all. There is no religion, there is no caste, there is no gender. Very clear on that. वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर पर इल्जाम है कि इनके राज में रक्षा मंत्रालय के काम की गति धीमी हो गई है। ये सही है कि आप एक साफ सुथरी इमेज लेकर आए थे गोवा से, और जो डिफेंस डील है इसको कहते हैं काजल की कोठरी है, तो आप बहुत संभल संभल के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आपने काजल की उपमा दे दी। काजल सब लड़कियों को पूछो, आँख में डाल दिया तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो हाउ यू टैकल इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू। आई ऑलवेज कॉल इट फास्ट बॉलर जो होता है उसको लेग ग्लांस इज वॉज माई फेवरेट शॉट। लेग ग्लांस कर दें तो उसकी स्पीड यूज़ करके जस्ट टच डायरेक्शन दे दे। विश्वनाथ विश्वनाथ देते थे, ऐसा बाउंड्री पे चला जाता है। तो कई बार ये जो मोमेंटम नहीं रहता है उसका यूज़ करके आप यू कैन गेट डिसीजंस डन। लेकिन मैंने तो ये सुना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको चिट्ठी लिखी गई 3 महीने पहले, उसमें कहा कि रक्षा सौदों में देरी हो रही है, इस पर चिंता है। नहीं, ऐसे कुछ चिट्ठी भी नहीं आई है, और रक्षा सौदों में अननेसेसरी देरी मेरे से तो मतलब मेरे डिपार्टमेंट से तो नहीं होगी। 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। एक, जो पहले के डील है उसमें से हम लोगों ने करीबन पिछले 1.5 बरस में 1,52,000 कल तक इधर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए या लेटर ऑफ इंटेंट गए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग करने में थोड़ा देर जाता है। 1,16,000 करोड़ के सौदे साइन हो गए, और करीबन 32,000 करोड़ का सौदा लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। मतलब ऑर्डर दी है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ करने में और 6 महीने जाएंगे, उनका बिल्टअप करना चाहिए। और 5-10 हज़ार करोड़ के सौदे कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग में। इसके सिवा 50,000 करोड़ के सौदे CFA स्टेज पे, मतलब एक तो CCS, मोस्टली CCS रहता है, CCS में जाने हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल अप्रूवल सब लेके वो जाएंगे, तो अगले 2-3 महीने में 48,000 हो जाएगा। तो 2 लाख करोड़ के सौदे 2 बरस सरकार को होने के पहले ले लिए हैं। अभी डिफेंस में कैपिटल एक्विजिशन के लिए पैसा जो रहता है वो साधारणतः 75,000-80,000 करोड़ है। इफ़ यू टेक स्टिल मोर डिसीजंस देन यू वॉन्ट बी लेफ्ट विथ मनी टू पे। प्रोजेक्शन होता है ना फाइनेंशियल, एंड आई एम क्वाइट अ गुड बजट प्लानर। तो अगले 10 बरस का बजट क्या रहेगा उसका अंदाज करके हम लोग पुश कर रहे हैं आगे, और उसमें मुझे लगता है एक स्टेप थोड़े हम आगे ही हैं, पीछे नहीं है। लेकिन 2 स्टेप डालना है तो आगे के पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसलिए सवाल उठी, ये मैगजीन में पूरी कवर स्टोरी छपी जिसमें लिखा कि किसमें, ये इंडिया टुडे मैगजीन है और इसमें कवर स्टोरी थी और उसमें लिखा था कि मनोहर पारिकर की चाल कछुए जैसी है।
एक तो कछुआ जीत गया ऐसा हम सब लोगों को मालूम है, वो अलग चीज़ है उसमें। वो स्टोरी में जो स्टोरी कछुआ और क्या बोलते हैं रैबिट को, खरगोश, उसके इसमें कछुआ जीत गया ऐसा स्टोरी में है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन गति मैं आपको बता दिया, वो लिखने में इजी होता मैं है। आपको उन्होंने जो एग्जांपल दी वो बताता हूं। उन्होंने लिखा अपग्रेडेड मिराज 2000 के लिए लेजर डेजिग्नेटर पॉड चाहिए 3115 करोड़ का, ये रक्षा मंत्रालय ने पेंडिंग है। मिड एयर रिफ्यूलर चाहिए एयरक्राफ्ट, ये पेंडिंग है 9000 करोड़ का CCS में। स्पाइस एयर टू सरफेस बम 700 करोड़ इस पर खर्चा होना है, ये फंसा हुआ है डील। ब्लैक शार्क टॉर्पीडो 650 करोड़ का, ये CCS में पड़ा हुआ है। You want explanation on everything? Black Shark Torpedo is Fan Mechanica company. It is blacklisted. इसके लिए रुका हुआ है और उसमें एक निर्णय, वो जो हेलीकॉप्टर डील का लफड़ा हुआ है वही कंपनी की सिस्टर कंपनी है, इसके लिए रुका हुआ है। बाकी तीनों में उसका इन्फॉर्मेशन गलत है। पहला CCS में पहुंच गया है, दे वांट सम क्लैरिफिकेशन, वो अप्रूव हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। दूसरा और तीसरा उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये सही है कि किसी डील में आपको गड़बड़ी की जरा सी गंध आ जाए तो आप उसको तुरंत रोक देते हैं। एक में भी मेरे कारण जरा भी स्पीड कम नहीं है, उल्टा मैं आपको बता सकता हूँ अभी कितने सौदे कहाँ अटके हुए हैं, क्यों अटके हुए हैं, देयर आर रीजंस फॉर इट। देखिए, जब आप फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं उस समय आपको अगर कीमत बहुत, अभी स्पाइस जो बोल रहे हैं उसमें वो लोगों ने बहुत हाई कोट किया है, मैं दे दूं क्या पैसा? अभी राफेल डील आ गया, ओरिजिनल जब कोट खुला 21 तारीख को, जो फिगर कोट किया था वो अगर मैं दे दूं तो ये इंडिया टुडे लिखेगा कि पर्रिकर ने कुछ तो सौदे में घोटाला किया। तो when you go to the market, if you fix a timeline की भी चीज़ें होती है। आप मच्छी खरीदने जाओ, मैं मच्छी इसलिए ज़्यादा बोला कि तो दोपहर को 1 बजे तक खरीद के लेके आनी पड़ती है, फ्रेश मार्केट से लेके आने है, तो उसके बाद में वो ख़राब हो जाती है। लेकिन बाकी आप फ्रीज लेने जाओ और कोई चीज़ लेने जाओ, अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्राइस, यू मूव टू द नेक्स्ट शॉप or start bargaining with the first one. Until you are satisfied with the price and the quality, you don't buy. खरीदना मतलब मैं कुछ भी चीज़ खरीद लूँ क्या? इसमें प्राइस सेटिस्फेक्शन नहीं है। और अगर इनको चाहिए था, ये लोगों ने मेरे पास कांटेक्ट करके स्पेसिफिक क्वेरी भेजी होती तो मैं उनको डिटेल 1-to-1 समझा सकता। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, रक्षा सौदों में पूरे पुराने ज़माने में डीलर्स का नेटवर्क था जो किकबैक एजेंट्स थे। अभी उनका धंधा नहीं चल रहा है, धंधा बंद हो गया। परेशान है वो। परेशान मतलब क्या, करोड़ों रुपए के जो कुछ हो रहे थे वो हम लोग प्राइस में कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आर डिस्टर्ब लॉट, दे फ्लोट लॉट ऑफ स्टोरीज। ये स्टोरी के ऊपर मत जाइए, इसके लिए मैंने आपको फिगर दे दी और आई एम रेडी टू चैलेंज दैट फिगर। हाँ, इफ़ एनीवन, बिकॉज बीच में मैंने ये दे दी थी, कोई तो उसमें बोले कि ये सब किधर है, क्या है। अगर किसको लगता है तो उसने आने दो, उसको मैं एवरीथिंग अबाउट 10 करोड़ का सब लिस्ट दे दूंगा, ये खरे सौदे साइन हो गए करके। अगर देश के दुश्मन हम पर हमला करें, क्या हमारी जो डिफेंस है उसकी प्रिपेयर्डनेस काफ़ी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? देश पे हमला करे तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम their own medicine, give them back in their own medicine, there is no doubt about it. लेकिन मुझे एक स्टेप उससे आगे जाना है, इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, मुझे लगता है कई लोगों को समझा नहीं बराबर। आई सेड अज मीन्स गोट, बकरा जो होता है उसको ही यज्ञ में बलि दिया जाता है, लायन को नहीं दिया जाता है। ये जो मैं कहा उसमें हम लोगों को अभी we are not anymore the urge. We have definitely crossed that stage and we are quite strong. But we have to become lion so that no one looks at us. आप कह रहे हैं कि डिफेंस आर्मी को
एयरफोर्स को, नेवी को शेर की तरह इतना ताकतवर बना दो कि देखकर ही दूसरा डर जाए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम दूसरों को कुचल डरें या दूसरे के साथ दादागिरी करें, वो भी बराबर नहीं है। वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है और वो बढ़ रही है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होती। If someone doctors tells you that you start doing exercise, you don't build 6-pack, 8-pack जो कुछ होता है वो in a day. It requires टाइम लगेगा। months. जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ। सर, आपको देश का रक्षा मंत्री बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इस दौरान ऐसा क्या कभी कोई मौका आया जब आपकी रात की नींद उड़ गई हो देश की सुरक्षा को लेकर? 1 महीना, 1 बरस और 2.5 महीने हो गए, देर नहीं। एक दिन नहीं सो सका था। जिस दिन नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशन चालू था, उस दिन मैं एक ही दिन सो नहीं सका जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं आया कि सक्सेसफुल ऑपरेशन, हमारा जो स्पेशल फोर्सेस है वो वापिस मुड़ गए और कोई लॉस नहीं। उस दिन दैट डे टिल दैट आई इंफॉर्मेशन आई गॉट, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप because it was quite a tough decision. It was a decision where in fact मैंने तो कहा था कि अगर कुछ ट्रैप हो जाए या कुछ हो जाए तो you have to use all the capability to get them out. इसके लिए एक्चुअली हेलीकॉप्टर लेके गए थे। वो ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं हुआ है। वो कई हेलीकॉप्टर का हेलीबॉर्न ऑपरेशन, इट्स नॉट अ हेलीबॉर्न ऑपरेशन। द हेलीकॉप्टर्स वेर प्लेस्ड देयर ओनली टू इवैक्यूएट इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट वॉज अ सेकेंड, दूसरा राउंड था। अगर उठाना चाहिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट था। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि पठानकोट अटैक के टाइम पे आप लोगों की ऑपरेशन की हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, बट सर एक सेइंग है, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो आपने बोला कि क्योर तो हो गया, बट अभी तक इतने अच्छे प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए कि ये अटैक्स बार बार हो ही जा रहे हैं? अटैक क्यों हो रहे हैं, इसका कारण हमारे देश की जो बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ी है। लेट मी बी फ्रैंक ऑल्सो, इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 15,000 किलोमीटर बॉर्डर, और उसमें से कम आधी ऐसी है कि जहाँ इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस है, आप उधर नहीं जा सकते हैं, ऐसे कंडीशंस है। वेरी हाइट है, बर्फ़ गिरती है, टेम्परेचर लो है, जंगल पूरा भरा हुआ है। वेरियस प्रॉब्लम्स आर देयर इज़ नो एक्सक्यूज, एज आई सेड वेरी क्लियरली दैट कोई भी एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला कोई करें और अंदर आके करें। बाहर से कोई गोली चला सकता है, बिकॉज यू कांट स्टॉप एवरीवन फ्रॉम कमिंग देयर, लेकिन उसको बाहर का बाहर एलिमिनेट होना चाहिए। हमारी सब बेसिस सिक्योर्ड होने चाहिए। इसके लिए थोड़ी मदद मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट से भी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली मैं बरेली गया था, वहाँ एयरफोर्स बेस के बाजू में जो बस्ती आ रही है वो बस्ती, उसमें क्वेश्चन मार्क्स है। वी हैव अ क्वेश्चन मार्क वेदर देयर आर ISI स्लीपर सेल देयर। नाउ स्टेट गवर्नमेंट पुलिस, स्टेट पुलिस डज नॉट help us in that. From my side, I can be very clear. I consider a person a Indian patriot and an anti-national. That's all. There is no religion, there is no caste, there is no gender. Very clear on that. We have of all religion, all caste people, army jawans staying together and fighting for the nation. I call them patriot. And there may be another one who may work for our adversary, whichever caste and religion he is, I will call him anti-national. So for me the division is only two. But when we have information that there are ISI sleeper cell, the state government thinks it politically. The state police thinks it politically based on Hindu, Muslim and other aspect. Actually we don't think it that way. We think it on whether he is a Hindu or Muslim or नेशनलिस्टिक जो रहेगा वो हमारा है। तो हम लोग वो हिसाब से सोचते हैं, लेकिन उनका सोचना थोड़ा अलग है। इसके लिए थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो वी आर नॉट एबल टू क्लीन अप द एरिया एंड एनक्रोचमेंट्स आर कमिंग ऑन द वॉल ऑफ द
एयरफोर्स बेस। सो ऐसा थोड़ी मदद अलग अलग डिपार्टमेंट से लगेगी। अभी यहाँ जो क्लाइम कर दिए, देर आर नीलगिरी ट्रीज ऑन द अदर साइड टचिंग द वॉल, दे हैव ग्रोन अप, सो एनीवन कैन क्लाइम दैट नीलगिरी ट्रीज एंड जंप इनसाइड टाइंग अ रोप। तो वो कम से कम 10 मीटर 15 मीटर तो झाड़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जितनी सरहद से परेशानी है उस सरहद को ही खत्म कर दो। आपका ये शो बहुत पॉपुलर हो गया। अगर मैं आपसे इसमें इफ़ आई एग्री विथ यू, बट आई टेल यू, जो सरहद है वो सरहद पूरी सेफ कर लो, इसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ और वो करने की हमारी कोशिश है, हम लोग करेंगे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोहर पारिकर पर एक और इल्जाम। आई हैव टोल्ड आर्मी वेरी क्लियरली, हमारा आदमी गंवाओ मत, लेकिन अगर कोई तुम्हारे ऊपर शस्त्र चलाता है तो उसको एलिमिनेट करना आपका काम है। गो अहेड, डू इट, डोंट बॉदर अबाउट एनीवन, आई विल प्रोटेक्ट दैट। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मनोहर पारिकर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर आरोप है कि इनकी सरकार की छवि खराब हुई है। रक्षा मंत्री होने के अलावा आप इस सरकार के बड़े स्तंभ हैं और आप ये मानते हैं कि दादरी में जो घटना हुई, एक मुस्लिम भाई को पीट पीट कर मार डाला, इससे आपकी सरकार की इमेज खराब हुई है? दादरी में घटना हुई वो बुरी घटना हुई। वो घटना से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे कई लोग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बराबर करना चाहिए। इस देश में हर एक आदमी को ही हैज़ अ राइट, फंडामेंटल राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। सो किसी को सरकार रिलीजन, कास्ट, इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन कई हमारे इसमें से शब्द का उपयोग बराबर नहीं करते बिकॉज दे डोंट नो दैट समटाइम द वर्ड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन एरोज। और दोनों में एक कॉमनलिटी है, छोड़ दिया कि आप रोक नहीं सकते। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके मन में ये डर है, ये मोदी जी की सरकार है, ये पारिकर जी की सरकार है, ये राजनाथ सिंह की सरकार है, इस सरकार में मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ये, एक तो पहले मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, बाद में सरकार के बारे में भी जवाब दे दूँगा। मैं ऐसे गोवा में मेजॉरिटी ले लिए जहाँ 34% मेजॉरिटी, फर्स्ट टाइम एनी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग 21 सीट, ये पहले बार हुआ है। एक बार और हुआ था लेकिन उसके बाद में कई साल नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम, दैट टू बीजेपी इन अ स्टेट विच हैज़ ऑलमोस्ट 34% माइनॉरिटी पॉपुलेशन। हमारे 6 उम्मीदवार MLAs ये कैथलिक समाज के हैं। वहाँ 27% कैथलिक और 7% मुस्लिम रहते हैं और उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 हमारे खिलाफ जो है ओपोजिशन, वो काफ़ी कोशिश करती है पंप लगाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अगर वो मुझे वोट कर सकते हैं तो बाकी देश भर लोगों ने इसके बारे में उनको सिग्नल भी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी को मैंने ऐसे स्टेट में लाया जहाँ बीजेपी आ नहीं सकती थी, अदरवाइज मेजॉरिटी तो मिल ही नहीं सकती थी। एक सरकार के बारे में एक कोशिश चलती रहती है। पॉलिटिकल पार्टी में अनेक लोग दुकान खोल के बैठे और वो दुकान का उनका धंधा है कि समाज के थोड़े अंग को, वो केवल धर्म के आधार पे नहीं, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे और जेंडर के आधार पे भी ऐसा भय निर्माण करो। और भय होने के बाद लोग, पीपल टेंड टू थिंक इरेशनली, बाद में इंटॉलरेंस का बात हो जाता है। आई थिंक द बेस्ट आंसर वाज गिवन बाय बांग्लादेश राइटर। शी सेड इंडिया इज़ मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज फार एज इंटॉलरेंस इज कंसर्न। इस देश को इंटॉलरेंस सिखाने की जरूरत, टॉलरेंस सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं ना जिन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को वोट नहीं देना तो पाकिस्तान चले जाओ।
गलत किसने है। कहा कि अगर बीफ खाएंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, सबको पाकिस्तान भेजते हैं। बीफ खाने के बारे में मेरी इतनी ये है कि वो हर एक की इंडिविजुअल ये है, लेकिन हर एक ने दूसरों का भी थोड़ा रिस्पेक्ट रख सकते हैं, और वो रिस्पेक्ट कैसे रख सकते हैं इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन एक्चुअली व्हाट यू वांट टू ईट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग इज़ योर चॉइस। लेकिन आई विल आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर बिफोर आई गो कंप्लीट दैट। इन US eating dog meat and horse meat is banned by law. मैं गलत है तो बोलने दो किसी को भी। अमेरिका इतना जिसको हम आगे गया देश बोलते हैं, वहाँ भी कुत्ता और घोड़े को मारने में लीगल ये बैन है। तो ऐसा अगर किसी का फीलिंग रहता है ना कुछ चीज़ों पे, तो उसको गलत नहीं, मतलब गौ रक्षा के बारे में जो कायदे कानून हुए वो कांग्रेस के ज़माने में हुए हैं। गोवा में जो देयर इज़ अ बैन ऑन काउ स्लॉटर इन गोवा, अ लॉ पास्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1978 व्हेन बीजेपी वाज नॉन एग्जिस्टिंग इन गोवा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट, ये मामले सेंटिमेंट्स के होते हैं और ये चर्चा करके करने चाहिए। इसके ऊपर किसी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट करना गलत है। वो मेरे पार्टी के लोगों ने किया या दूसरे पार्टी के लोगों ने किया, किसी ने भी किया तो गलत बोला तो गलत ही है। लेकिन उसमें और एक मैं चीज़ बोलता हूँ, देयर इज सर्टन सेक्शन विच ट्राइज टू ब्लो अप इश्यूज। कोई भी गांव में भी कोई नेता कुछ बोले तो एज इफ इट इज़ बीजेपी का स्टेटमेंट है, ऐसे हिसाब से दिखाया जाता है। सो ये सब बीजेपी के बड़े नेता कोई बोले ऐसा नहीं है। कई बार छोटे मोटे कोई ये किया तो इट हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ लाइक, दिल्ली का इलेक्शन था उस समय चर्च में कितनी चोरी हो गई उसके बारे में रिपोर्ट आ रहे थे एक मीडिया पे। बाद में क्यों बंद हो गया? अभी सब चर्च में चोरी बंद हो गई क्या? फॉर हिज इंफॉर्मेशन द नंबर इज सेम, द इवेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर। चोरी होती है पैसे के लिए होती है, वो पैसा जो होता है। लेकिन पारिकर जी, जो पार्टी के लोग इस तरह के वो गलत है। वो अगर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? पार्टी ने लिया है कई बार उसको, मतलब व्हेन ही गिव्स द एक्सप्लेनेशन, हिज एक्सप्लेनेशन कई बार मैं देखा है वो क्या बोल रहा है और ये अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या आ रहा है उधर, उसमें फ़र्क रहता है। मैं खुद देखा है, आई कैन शो यू इफ़ यू शो मी ऑल द वे। तो कई बार वो मिस इंटरप्रिट करके भी उसको दिखाया जाता है, थोड़े बार वो गलत है। इनफैक्ट यू शुड नॉट से एनीथिंग विच कैन बिकम अ कॉन्ट्रोवर्सी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दैट्स वाई मैं पहले से बोला कि शब्द एरो जैसे, बाण जैसे होते हैं। वो एक बार छोड़ दिए कि जो जख्म करनी है वो करती है, यू कैनॉट टेक देम बैक ऑल्सो। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आपका भी एक बयान था जिस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कहा था कि जो दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं, अगर आप गल्फ में जाएंगे वहाँ भारत के जो मुस्लिम हैं उनको भी हिंदू बताया जाता है। ये मेरे नाम से किसने लगाया? ये आपके नाम से, ये मनोहर पारिकर। हाँ, आई रिमेंबर, ओके। आई सेड इंडियंस हु गो टू द गल्फ कंट्रीज, दे आर बीइंग addressed as Hindus by many people in those areas, and they were, because for them the word Indus and Hindu is region based, not religion based. तो कई जगह ऐसे है कि मैं गोवा से आता था पहले, तो मुझे सब लोग कैथलिक समझते थे। तो कई बार ऐसे परसेप्शन होते हैं, तो परसेप्शन के बारे में बात किया तो क्या हो गया? इसीलिए उन्होंने तारिक अनवर ने कहा कि वो हिंदू राज बनाने की बात कर रहे हैं। सबको मच्छी खाना भेजना चाहिए। They don't. We should first understand what is the context one makes the statement in. Whether I am degrading someone, I am saying that in Middle East, lot of people treat Indians as Hindus based on region based, not religion based. इंडस ये वर्ड से हिंदू शब्द है, तो वहाँ रहने वाले ऐसा समझते हैं और वो कई लोगों को बोलते हैं, उनको मालूम है ये मुस्लिम है रिलीजियसली, बट स्टिल ही कंसिडर देम लाइक फॉर एग्जांपल BBC अभी भी हिंदुस्तान कहता है, इंडिया नहीं कहता है, भारत नहीं कहता है।
सो ऐसे इशू को भड़का के दिखाना जाना भी गलत है। परसेप्शन करने की कोशिश चल रही है कई लोगों की। वेदर वी हैव बीन एबल टू हैमर इट आउट is another issue. We need to have a strategy to hammer it out. How you can compare your effectiveness in combating the cross-border terrorism in comparison to the previous UPA government? कभी भी कंपेयर करके खुद को नीचे क्यों दिखाए? सबसे 180 डिग्रीज का फर्क बोलता हूँ इन द मैनर ऑफ थिंकिंग। एक्चुअल इफेक्ट फिगर से बोल सकता हूँ। फिगर से बोले तो इफ़ वी हैव लॉस्ट अबाउट 29 जवान्स फॉर द काउंटर टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ऑफ द आर्मी इन दिस ईयर, वी हैव न्यूट्रलाइज अराउंड 100। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं बिकॉज लास्ट 15 दिन का फिगर ये नहीं किया, लेकिन 100 के आसपास हम लोगों ने न्यूट्रलाइज की। सो 30:100, 3:10। सो 1 से 3 गुना से ज़्यादा 4 के तरफ जाने वाला फिगर है। 2 बरस पहले जाए तो ये फिगर ऑलमोस्ट 1:1.5 था। मतलब हमारे 50-60 गए थे और उनके 70-80 गए थे। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस इन इफेक्टिवनेस, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस। आई हैव टोल्ड आर्मी वेरी क्लियरली, हमारा आदमी गंवाओ मत, लेकिन दूसरे को एलिमिनेट, अगर कोई तुम्हारे ऊपर शस्त्र चलाता है तो उसको एलिमिनेट करना आपका काम है। गो अहेड, डू इट, डोंट बॉदर अबाउट एनीवन, आई विल प्रोटेक्ट दैट। कोई गोली AK-47 लेके आया तो वो सवाल नहीं पूछता है कि तुम विल यू कंसिडर ह्यूमन राइट वायलेशन इफ़ आई यूज़ दिस, ऐसा नहीं पूछता है ना। तो गन लेके आया तो उसको उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन नहीं। पारिकर जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछो, जैसे आपकी शख्सियत है, सादगी से, सहजता से, सरलता से आपने बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज आरती जैरत का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया, सवाल पूछे, सफाई मांगी भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज आरती जैरत के फैसले का। मनोहर पारिकर, आप इंजीनियर हैं वर्ल्ड फेमस IIT से। देश को आपसे उम्मीद बहुत है। आप एक महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये मंत्रालय न केवल देश की सुरक्षा को देखता है, हमारे आर्म फोर्सेस हमारी शान हैं। आपके ऊपर बहुत बड़े जिम्मेदारियां हैं जो आप अच्छे से संभाल रहे हैं। ये अदालत आशा करती है कि पठानकोट जैसा टेरर अटैक फिर से नहीं होगा। ये अदालत चाहेगी कि आप रक्षा मंत्री होने के नाते सिक्योरिटी में जो भी गैप्स हैं उनको जल्द से जल्द बंद करवा दें, ताकि हमारे दुश्मन हमारी ताकत को समझ पाएं। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि मनोहर पारिकर इसी तरह से भारत की रक्षा को संभाले रहेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।